हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 जो आप लोगों का केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री जो आप लोगों का है 1 से लेकर 4 चैप्टर तक जो आप लोगों का क्लास 10 केमिस्ट्री है उनके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, मतलब आपका जो केमिस्ट्री है सबसे पहले 1 चैप्टर से लेकर, ठीक है, 1 चैप्टर से 4 चैप्टर तक ये आप लोगों का केमिस्ट्री है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आपके जो केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, सेकंड आपका अम्ल क्षार एवं लवण, थर्ड आप लोगों का है धातु एवं अधातु, एंड 4 आप लोगों का कार्बन एवं उनके यौगिक। इन 4 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों को फिजिक्स की भी वीडियो लाऊंगा। अभी हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं, फिर बायो की भी वीडियो लाऊंगा। बट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स एंड बायो पर लाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना। देखो, पहले चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है पढ़ने हैं। क्लास 10 केमिस्ट्री 2024 के लिए हर साल बोर्ड में आने वाले प्रश्न जो हैं, जो पेपर में 100% आता ही है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोग देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि ऊष्माक्षेपी, जिसे हम लोग दहन कहते हैं, जिसे जलना, ठीक है, दहन, एंड ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसको जरूर समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप समझो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, यानी कि दहन। दहन में क्या होता है कि ऊष्मा बाहर निकलती है, आपको पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो बस अगर ऊष्मा बाहर निकलती है तो लिख दो डायरेक्ट, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, मतलब दिखाई देती है कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो उन्हें हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत आसान है कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। देखो, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आसान है, मैं आपको आसान सा एग्जाम्पल बताऊंगा कि आपको तुरंत याद हो जाए। लाइक हमने लिया मेथेन। मेथेन को अगर आप लोगों ने क्या किया कि वायु में इसको जलाया, ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन ऑलरेडी इसमें होता है, ऑक्सीजन मिला दो, तो फिर आप लोगों का ये जो मिलेगा, फिर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो उत्पाद मिलेगा, वो CO2 मिलेगा और प्लस 2H2O मिलेगा। और इसमें क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो यहां प्लस ऊष्मा, यानी कि हमारा बाहर ऊष्मा निकल गया। प्लस ऊष्मा का मतलब होता है ऊष्मा का बाहर निकलना। ठीक है, अब देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया समझो। अभी आप लोगों ने ऊष्माक्षेपी समझा, अब ऊष्माशोषी समझ लो कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊर्जा होता है या फिर ऊष्मा, एक ही है, चाहे ऊर्जा कहो या ऊष्मा कहो, अवशोषित होती है, मतलब अंदर की तरफ खींचती है। ठीक है, तो उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो ऊर्जा होता है वो अवशोषित होती है उन्हें हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका और भी आसान सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। जैसे आप लोगों ने नाइट्रोजन को जब ऑक्सीजन मिलाया, नाइट्रोजन को वायु में लाया तो ऑक्सीजन मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो हमें जब नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिला तो हमारा बन गया 2NO। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड माइनस ऊष्मा, यहां हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऊष्मा। तो ये हमारा माइनस ऊष्मा और प्लस ऊष्मा का फंडा समझो। इसमें क्या है कि जब आपका ऊष्मा जो अवशोषित होगा, अब देखो लाइकेज, आप कोई भी चीज को अपनी तरफ अपने अंदर ले जाते हो तो भाई आपको पता है कि वो माइनस हो रहा है, ठीक है, वातावरण से गायब हो रहा है। तो ऐसे ही ये ऊष्मा अपनी तरफ अवशोषित करती है, तो वो क्या होगा, हमारा ऊष्माशोषी होगा और माइनस ऊष्मा होगा, और अगर ऊष्मा बाहर निकलती है तो वो प्लस ऊष्मा होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया बताओ जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देख लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, उसको गर्म करने पर। ठीक है, जैसा सोडियम बाइकार्बोनेट है या फिर जो खाने वाला सोडा है, अगर उसको आप गर्म करते हो तो क्या होता है। तो देखो, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला पता होना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, देखो Na से क्या होता है, सोडियम, H से बाई, CO3 से कार्बोनेट, हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, हो गया, बस यही तो है सोडियम बाइकार्बोनेट।
और इसको हम क्या करते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, गर्म करते हैं, यानी कि डेल्टा का चिन्ह बना दो, यानी कि गर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन है। अब ये जो हमारा टूटेगा वो Na2 में टूटेगा और CO3। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे सर यहाँ Na2 आ गया, यहाँ एक ही Na है, तो यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो Na2CO3 प्लस हमारा H2O आ जाएगा। और देखो मैंने H2O लिया तो यहाँ कार्बन जो है वो 2 है, यहाँ 1 है, तो एक कार्बन यहाँ आ जाएगा, और O जो है वो 6 है और यहाँ 3 है एंड एक 4 है, तो O2 यहाँ आ जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन। जब आप सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करते हो, सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करोगे, आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा प्लस जल प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। अगली रिएक्शन, नाम लिख लेना, कुछ नहीं है। ठीक है, व्रंजक चूर्ण की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जब हम लोग जो व्रंजक चूर्ण है उसकी क्रिया हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं तो क्या होता है। तो देखो, जब हम लोग व्रंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2, यह है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर हमारा व्रंजक चूर्ण, और इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करा जाएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जब इसकी अभिक्रिया आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करोगे तो यहां हमें मिलेगा CaSO4 प्लस H2O, और ध्यान रखना जब आप यहाँ Cl2 है तो यहाँ Cl2 बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन गैस। बस हो गया ये भी अभिक्रिया। मतलब अभिक्रिया बहुत आसान होता है, एक बार प्रैक्टिस तो कर लो। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, हमेशा याद रहेगा। अगला रिएक्शन देखो, जैसे सोडियम कार्बोनेट टनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम कार्बोनेट जब हमारा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो देखो, सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है Na2 से सोडियम, NCO3 से कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब ये जो अभिक्रिया करा वो हमारा 2HCl से किएगा। ठीक है, यानी कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। अब इससे अभिक्रिया करेगा तो हमें मिलेगा 2NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस हमारा CO2 बाहर निकल जाएगा एंड प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। यही हमारा हो जाएगा जब हमारा सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से रिएक्शन करता है, तो हमारा NaCl बाहर निकल बन जाएगा। ठीक है, जो लवण है, और CO2 बाहर निकल जाएगा प्लस H2O। ठीक है, ये हमारा बनेगा सोडियम क्लोराइड। अगला रिएक्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये भी रिएक्शन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं, देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है वो है CaSO4। ठीक है, अब देखो यहां हम लोग होल ट्वाइस लगाएंगे एंड H2O। ठीक है, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जब हम इसे गर्म करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और ये जो हमारा होगा वो 200 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2CaSO4 एंड प्लस H2O। ठीक है, ये जब आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करोगे तो ये आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये जो आप लोगों का है, ये आप लोगों का 2CaSO4 एंड प्लस H2O मिला है। देखो यहां हमारा जो Ca था वो 2 था, और यहां हमने इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा है 2CaSO4। देखो Ca हमारा कैल्शियम हो जाएगा, SO4 सल्फेट हो जाएगा, तो ये हमारा निर्जल कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। तो ये हो गया हमारा 4 ऐसे रिएक्शन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है वो क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो, जब अम्ल होता है एवं क्षार, जो एसिड होता है एंड बेस, यानी कि अम्ल और क्षार
कि अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। जब हम लोग अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यही तो अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत आसान है, जैसे आप लोग देखो बहुत आसान है, एक स्ट्रक्चर के द्वारा आप समझ सकते हो। जैसे अम्ल का है, कोई भी अम्ल हो कोई दिक्कत नहीं, उसका जब आप क्षार से अभिक्रिया कराओगे तो कोई ना कोई लवण ही बनेगा, ठीक है, और प्लस जल बनेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लें कोई भी एग्जाम्पल, कोई वैसे हार्ड नहीं है, जब हम लोग अम्ल लेंगे HCl, क्षार लेंगे NaOH। अम्ल हमने क्या लिया HCl और क्षार लिया NaOH। तो जो Na है वो Cl के साथ जोड़कर क्या बना लेगा बच्चों, NaCl। ये हो गया लवण और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा जल, बस हो गया। यही तो रिएक्शन है। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ध्यान से समझना, वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में केमिस्ट्री में जरूर आता है, ठीक है। केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा कि जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखिए, इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण लिखिए तथा उपयोग भी बताइए, ठीक है। जो बेकिंग सोडा होता है उसको बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सब कुछ बताना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कॉमन चीजें समझ लेते हैं कि जो बेकिंग पाउडर है, ठीक है, उसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। हम लोगों ने आगे अभी देखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन भी कराया है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और Na से सोडियम, H से बाई, CO3 से कार्बोनेट। तो इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3, ठीक है। बनाने की विधि समझ लीजिए कि भाई इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। जो ये होता है ना, इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में जब हम लोग अधिक मात्रा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है। अब हम आपको थोड़ा सा रिएक्शन से समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखो जब हम लोग लेंगे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और इसमें हम लोग अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित किया तो हमें क्या मिलेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस हमारा जल बाहर निकल जाएगा। लेकिन हमें तो बनाना था सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, हमारा बना क्या सोडियम कार्बोनेट। तो इसका हम लोग फिर से अभिक्रिया कराएंगे। देखो यह हमारा Na2CO3 इधर है और प्लस H2O है, उसको भी लिख लो। एंड अब हम लोग दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराएंगे तो अब हमारा बन जाएगा पूरा का पूरा 2NaHCO3। ये क्या है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग बना रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, हो गया। यही तो हमें बनाना था। भौतिक गुण, यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्पविलीय पदार्थ है, ठीक है। यह एक सफेद रंग का होता है और जल में अल्पविलीय होता है, बिल्कुल तरह से विलीय नहीं होता, अल्पविलीय होता है, कुछ ना कुछ उसकी छोटी छोटी मात्राएं रह जाती हैं। और इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। देखो इसमें हाइड्रोजन आयन है इसलिए इसका जो जलीय विलयन होगा वो एसिड होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम लोग रासायनिक गुण देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो इसके रासायनिक गुण हैं। तो सबसे पहला देखो, इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा CO2 बाहर निकलती है, ठीक है। अब इसमें तो कुछ नहीं है भाई, इसको गर्म कर दो डायरेक्टली, 2NaHCO3, इसको हम लोगों ने क्या किया, गर्म करेंगे, ठीक है। ऊपर लिख दो गर्म, करने पर लिखते हैं ना, ठीक है, मैं लिख दिया हूं गर्म। देखो अब यहां हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बस हो गया। यही तो हमें बनाना था, मतलब यही हमें अभिक्रिया देना था, ठीक है। तो इसको हमने गर्म किया तो ऐसा टूट गया। ये अभी हम लोगों ने एक रासायनिक अभिक्रिया भी पढ़ा है जस्ट, तो मैंने कहा है कि आप लोग टॉपिक क्लियर रखो, रासायनिक अभिक्रिया ऑटोमेटिक केमिस्ट्री में क्लियर ही हो जाएगा। तनु अम्ल के साथ क्रिया,
इसका हम लोग तनु अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। तो जब हम लोग इसका क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, जो जल है आपका कोई लवण बनेगा और जल आपका बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी। देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। NaHCO3 हमने लिया और इसमें हमने अभिक्रिया कराया HCl का, किसका, HCl का। अब HCl से हम लोगों ने अभिक्रिया कराया तो हमारा लवण बनेगा, यानी कि Na यहाँ से, Cl यहाँ से, NaCl प्लस H2O एंड प्लस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा CO2। बस हो गया रासायनिक अभिक्रिया। तो ये आपका हो गया बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सब कुछ। ठीक है, अगला हमारा जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को जरूर तैयार करना चाहिए। देखो दो विधि केमिस्ट्री में आता है ज्यादा, एक तो हमारा बेकिंग सोडा बनाने की विधि और जो हमारा सेकंड है वो है व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, जो ये हमारा व्यंजक चूर्ण। यही दो ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इन दोनों को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखिए तथा भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग भी लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कैसे बनाते हैं भाई, क्योंकि बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो सबसे पहले हम इसका सूत्र और अणुसूत्र और नाम समझ लेते हैं रासायनिक। ब्लीचिंग पाउडर या फिर हमारा व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तथा अणुसूत्र CaOCl2। तो ये समझ जाना कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तथा जो इसका अणुसूत्र है ये CaOCl2 है। ठीक है, बनाने की विधि समझ लो। बनाने की विधि में कुछ नहीं है, यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। जब हम सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है चलो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सूखा बुझा हुआ चूने का मतलब होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इससे हम लोग अभिक्रिया कराएंगे किसका, क्लोरीन का, Cl2 का, क्लोरीन का। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या, Ca यहां से आ जाएगा, एक वो यहां से आएगा, Cl2 यहां से आएगा, ये बन गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस H2O हमारा बाहर निकल जाएगा, मतलब जल है ही, बस बन गया। क्या है, एक लाइन का है बनाने की विधि, हो सकता है 2 नंबर में केवल बनाने की विधि भी पूछ ले, तो याद रखना। भौतिक गुण क्या है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। सेकंड, यह जल में अल्प विलेय है एंड यह जलीय विलयन में दुधिया होता है। जब इसको आप जल में घोलेंगे तो इसका रंग जो होगा वो दुधिया कलर का होगा। ठीक है, रासायनिक गुण देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ भैया। रासायनिक गुण, व्यंजक चूर्ण अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो CaOCl2 ये व्यंजक चूर्ण है, H2SO4 के साथ क्रिया करेगा तो हमारा CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पहला रासायनिक गुण। दूसरा देखो, दूसरा है कि इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है और इसका जो जलीय विलयन होता है वो दुधिया होता है। देखो ध्यान से समझना, जो ये CaOCl2 है और जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कि हमारा चूना बनाएगा और प्लस Cl2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उपयोग देख लो, पहला ऑक्सीकारक के रूप में या फिर प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है पेयजल को जीवाणु रहित करने में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। जो ऊन होता है, ऊन को सिकुड़ने से, मतलब जो सिकुड़ता है तो उसको बचा सकते हो इसके द्वारा। ठीक है, बस हो गया। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई, 6वां नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है कि अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए, अयस्क तथा खनिज में अंतर बताइए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे खनिज, फिर अयस्क को। ठीक है, तो खनिज क्या है, अयस्क क्या है, सबसे पहले ये समझो, एग्जांपल भी समझो, थोड़ा सा अंतर भी समझ जाओगे अभी। देखो सबसे पहले खनिज, खनिज क्या होता है, प्रकृति में जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के अंदर जो धातुएं होती हैं, जो पृथ्वी से धातुएं निकाली जाती हैं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे भाई पृथ्वी के जो प्रकृति में पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो धातुएं होती हैं उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाए उन्हें हम लोग खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोहा है, कोयला है आदि। ठीक है, अयस्क देखो, जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय में आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे हम लोग खनिज को, उस विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम है, बॉक्साइड है। ठीक है,
अब देखो खनिज तथा अयस्क में अंतर। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, क्योंकि अयस्क का ही रूप खनिज होता है, लेकिन परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, जो खनिज है वो अयस्क नहीं होता, लेकिन जैसे हमारा दूध से दही बन जाता है लेकिन दही से दूध नहीं बनता। ठीक है, वैसे ये भी है कि भाई सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन परंतु जो खनिज होता है वो अयस्क नहीं होते। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो को पीछे करके आप दोबारा समझ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो 7वां नंबर क्वेश्चन कि भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। ठीक है, और उनके दो अनुप्रयोग। देखो अनुप्रयोग आप खुद से लिख दोगे अगर इसकी जो रासायनिक श्रेणी पता है। ठीक है भाई, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है, फिर आप अनुप्रयोग खुद से लिख दोगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखो धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो होता है या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी, वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जो धातुओं की क्रियाशीलता है उसकी अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, तो वो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी देखो, के से हमारा पोटेशियम, ध्यान से समझना, ये आपको सक्रियता श्रेणी तो समझ में आ गया ना, डेफिनेशन कोई दिक्कत नहीं है ना, कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी, वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और विस्थापन के प्रयोगी के बाद ये हमें मिला है। तो यही हमारा होता है भाई। ठीक है, सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी कैसे होता है देखो, पहला हमारा के से पोटेशियम, Na से सोडियम, NC से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन, Pb से लेड, H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से मरकरी, Ag से सिल्वर, Au से गोल्ड। अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। ठीक है, और सबसे नीचे क्या होगा, सबसे कम अभिक्रियाशील। सबसे कम अभिक्रियाशील। ठीक है, अब बीच में क्या होगा भाई, सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा, सबसे नीचे, सबसे कम। तो ये जो होगा आप लोगों का, ठीक है, तो ये हमारी जो होगी वो घटती अभिक्रियाशीलता होगी। जैसे जो आपका सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व या धातु होता है और जो सबसे नीचे होता है वो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, अब अगर हम इसका अनुप्रयोग देखें तो अनुप्रयोग आप लोग कैसे लिखोगे, बहुत ज्यादा आसान है। इस सक्रियता श्रेणी की सहायता से आप बहुत ही आसानी से अनुप्रयोग लिख सकते हो। जैसे आपको पहला अनुप्रयोग लिखना है तो आप लिख क्या सकते हो, देखो डायरेक्टली आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे ऊपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील, नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इसकी अभिक्रियाशीलता घटती है। ठीक है, क्या है, ऊपर से नीचे अगर आप आओगे तो क्या होगा, घटेगी। ठीक है, मतलब घटती अभिक्रियाशीलता, ये क्या होगा, घटती है। ठीक है, अभिक्रियाशीलता कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला अनुप्रयोग लिख सकते हो। सेकंड नंबर आप लोग अनुप्रयोग लिख सकते हो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग दूसरा लिख सकते हो कि तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तुलना। तुलना करने का मतलब क्या है कि हम ये तुलना कर सकते हैं, जैसे हमारा Ca है, Zn है एंड K है। अब इसमें कोई पूछे कि इसमें हमारा सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, धातु कौन सा है, तो यहाँ सबसे ऊपर कौन सा है, K है, तो ये हमारा सबसे अधिक है। सबसे कम पूछे तो Zn है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे नीचे है इन तीनों के मुकाबले। ठीक है, तो ये हम दूसरा अनुप्रयोग लिख सकते हैं। तीसरा, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाएंगे या नहीं। तो ये जो हाइड्रोजन के नीचे हैं ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे हैं, जो ऊपर हैं वो कर सकते हैं। तो ये तीन अनुप्रयोग आप लोग लिख सकते हो कि ऊपर से नीचे जाने पर इसकी अभिक्रियाशीलता घटती है एंड हम इससे अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं। और तीसरा क्या है कि हम ये पता कर सकते हैं कि जो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाएंगे या नहीं। तो ये हमारा हो गया विद्युत रासायनिक श्रेणी। बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर आप थोड़ा सा इसको समझते हो
तो आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर बहुत हार्ड है, बट है कुछ नहीं, थोड़ा सा समझो ध्यान से। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो साबुनीकरण होता है, साबुनीकरण देखो बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है साबुनीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। साबुनीकरण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, मतलब आपको अच्छे से बताना है कि है क्या साबुनीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे साबुनीकरण, और इसका जो रिएक्शन है वो हार्ड है, आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि इसका रिएक्शन ही सबसे ज्यादा हार्ड होता है। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो साबुनीकरण समझते हैं। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। उच्च अणुभार, जिसका जो अणुभार है वो उच्च हो, ठीक है। तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण, लाइक सोडियम का लवण और पोटेशियम का लवण कोई भी हो, साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। यही जो क्रिया होती है साबुनीकरण कहलाता है। साबुन की बनाने की रासायनिक अभिक्रिया, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा हार्ड है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान लगेगा, मैं आपको ट्रिक के साथ समझा दूंगा। देखो सबसे पहले आपको लेना है CH2OCO C17H35, ध्यान से समझना, ठीक है। अब आप लोगों को यहां कार्बन के नीचे आपको एक बॉन्ड लगाना है और फिर आप लोगों को लेना है CHOCO C17H35। पहला तो हम लोगों ने लिया कि CH2OCO C17H35, दूसरा हम लोगों ने लिया कि C एंड फिर HOCO C17H35, और तीसरा जो आप लोगों को लेना है सेम जो आपने ऊपर लिया है वही CH2OCO C17H35। ये जो हमारा है ये सूत्र किसका है, ट्राइसिट्रीन का, ठीक है, ट्राइसिटेरिन, या फिर आप कह सकते हो वसा। अब इसकी जो अभिक्रिया करानी है हमारे डियर स्टूडेंट, वो कराना है 3NaOH के साथ। KOH भी लिख सकते हो, NaOH भी लिख सकते हो, तो हम लोग आसान रहेगा NaOH के साथ। देखो अब हमें क्या मिलेगा कि यहां मिलेगा सबसे पहले ग्लिसरीन का सूत्र, ठीक है। CH2, यहां से CH2 ले लो, यहां से OH ले लो, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहां से CH ले लो और यहां से OH ले लो, फिर यहां से CH2 ले लो और यहां से OH ले लो, ठीक है। और अब हमें मिलेगा यह साबुन, और इसका जो फार्मूला होता है वो आपको 3 लगा देना, 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा C17H35, ठीक है, COONA। ध्यान से समझना मैंने क्या लिखा है, C17H35 COONA, ये क्या है, यही है साबुन जिसे हम लोग Na से सोडियम सिटेरिन कहते हैं, ठीक है। और ये आप साबुन लिख सकते हो डायरेक्टली, डोंट वरी, साबुन ही हमें बनाना था। और ये जो हमें मिलेगा वो है ग्लिसरॉल, ठीक, बस हो गया। यही तो हमें करना था और यही हमारा बनना था, ठीक है। बस ये हमारा हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साबुन बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रिया जरूर देना, क्योंकि साबुनीकरण पर टिप्पणी आएगा तो ये रासायनिक अभिक्रिया जरूर लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 9 को, क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके आता है, देखो क्या है एस्टरीकरण। जो एस्टरीकरण से आप क्या समझते हो, सबसे पहले आपको ये बताना जो एस्टरीकरण होता है वो क्या होता है, क्या समझते हो, और उदाहरण दीजिए। एथिल एसीटेट के जल अपघटन की समीकरण दीजिए, उपयोग भी लिखिए। तो काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे होता क्या है एस्टरीकरण। एस्टर बनाना, एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर का निर्माण करना। तो देखो जिस प्रकार अम्ल और क्षार पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, जिस प्रकार जो अम्ल होता है और क्षार आपस में अभिक्रिया करती हैं तो लवण और जल बनता है, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनता है। जो अम्ल है और एल्कोहल आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एस्टर तथा जल बनेगा। इसी अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। यही जो अभिक्रिया होती है हमारे डियर स्टूडेंट एस्टरीकरण कहलाती है। जैसे देखो हम लोग लेंगे अम्ल, अम्ल हमारा क्या है, अम्ल जो हमारा है CH3, ठीक है, दिखाई दिया CH3COOH, ये हमारा एसिटिक अम्ल, और प्लस
हमारा C2H5OH, ठीक है, ये एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल। और यहाँ H2SO4 हमारा हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसके प्रेजेंट में हमें रिएक्शन कराना है तो हमें मिलेगा CH3COO C2H5, यही हमारा है एस्टर या फिर C2H5 से एथिल और एसीटेट हो जाएगा, प्लस हमारा जल बाहर निकल जाएगा। यही हमें बनाना था एस्टर, और ये हमारा हो जाएगा जल, ठीक है। तो एस्टर तथा जल बन गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया उदाहरण, समझ में आया। अब है एथिल एसीटेट का जल अपघटन कैसे कराओगे। जो एथिल एसीटेट है उसका जल अपघटन, तो ये हमारा जो एथिल एसीटेट है, ठीक है, और इसका आप जल से अभिक्रिया कराओगे तो ये हमें प्लस आयन, ये चीज इधर आ जाएगा, वही चीज है, ये उल्टा कर दो। देखो CH3COO C2H5 प्लस H2O और प्लस आयन है H प्लस आयन, तो ये हमें बनेगा CH3COOH एंड प्लस C2H5OH, यही रिएक्शन उल्टा हो गया। उपयोग समझ लो, पहला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, सेकंड है कृत्रिम सिरका बनाने में, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग लेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट IUPAC नेम जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ IUPAC नेम है जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। मैं आपको IUPAC के एक अलग से वीडियो बना रहा हूं, बना भी चुका हूं और बना दूंगा। IUPAC नामकरण पहला समझो, पहला है C3H7CHO, C3H7CHO, ठीक है। तो यहां हमारा कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। लेकिन हमारा 3 नहीं है, ये भी तो कार्बन है, ये ऐसे जुड़ा है ना। तो सबसे पहले देखो 1 और 3 यानी कि 4 कार्बन हो गया, तो सबसे पहले ब्यूटेन हो जाएगा। देखो 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन, और हमारा CHO ग्रुप है, CHO का मतलब होता है क्या, अल जुड़ जाएगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारा एल्डिहाइड समूह है, ठीक है, क्योंकि हमारा CHO है, तो यहां अल जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, अल। तो ये हमारा 4 कार्बन का मतलब है ब्यूटेन, और इसमें अल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, ठीक है। ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट IUPAC नेम है। सेकंड देखो CH3, ध्यान से समझना, और यहां CH3 ये हमारा कीटोन समूह है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, 2016, 17, 18, 19, 20 कई बार आ चुका है, तो ध्यान से समझना। ये हमारा कीटोन समूह है। तो यहां कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोपेन, और प्रोपेन में आपको ओन जोड़ना है, ठीक है। तो प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन में आप ओन जोड़ दो तो प्रोपेनोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, क्योंकि ये 3 कार्बन है, और प्रोपेन में आप ओन लास्ट में जोड़ दो क्योंकि ये कीटोन समूह है। अगला देखो, अगला है CH3CH2COOH, ये तो सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत ज्यादा आसान है। बताओ जल्दी से क्या होगा। देखो 1 2 3 यानी कि 3 कार्बन है, प्रोपेन में O1 जोड़ दो, प्रोपेनोइक हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा और लास्ट हमारा C2H5OH, C2H5OH ये हमारा क्या होगा, इसका ध्यान से समझो, C2H5OH का हमारा क्या होगा IUPAC नेम। तो ये हमारा अल्कोहल समूह है, तो अल्कोहल में आपको पता है ऑल जोड़ा जाता है लास्ट में, ठीक है। तो यहां 2 कार्बन है, तो एथेनॉल, बस हो गया। देखो IUPAC नेम बहुत आसान है, थोड़ा सा इसके रूल्स जो पढ़ा रखा है समझ लो, IUPAC नेम ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप सर्च कर लो IUPAC नेम बाई सरवन लेक्चरर, आपको हमारी वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी। तो ये है केमिस्ट्री के 10 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे आपको फिजिक्स की भी वीडियो चाहिए एंड बायोलॉजी की, तो कमेंट कर देना, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना और सारे क्वेश्चंस याद कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।